तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं श्वेता भट्टाचार्य। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आपके लिए आज के कार्यक्रम में। अधिक लाभ हेतु मधुमक्खी पालन व्यवसाय की देखरेख। हरे चारे में ज्वार दुधारू पशुओं के लिए एक पौष्टिक आहार। आज के इस आधुनिक युग में लोगों का रुझान शहरीकरण की तरफ बढ़ रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप जंगलों का क्षेत्रफल घट रहा है। वातावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए घरों में कौन कौन से पौधे लगाएं ताकि हम वातावरण के संतुलन की समस्या को कुछ कम कर सकें। इस विषय पर विस्तृत जानकारी दे रही हैं डॉक्टर यशवंतराव परमार, औद्योगिक खिम वानिकी विश्वविद्यालय नौणी सोलन फूल विज्ञान विभाग की एक वैज्ञानिका डॉक्टर सुमन भाटिया। आज मैं आपको घर के अंदर लगाए जाने वाले अलग अलग प्रकार के फूलों वाले और पत्ते वाले पौधों के बारे में जानकारी दूंगी। जैसे कि आप सब समझ रहे हैं कि आजकल लोग शहरीकरण की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, हमारे पास फॉरेस्ट एरिया कम होते जा रहे हैं, पेड़ पौधे कम होते जा रहे हैं। तो आजकल लोग क्या कर रहे हैं कि वो घरों के अंदर ही पौधे लगाते हैं ताकि वो उस हरियाली की सुंदरता भी देख पाए और साथ में साथ एनवायरनमेंट जो हमारा घर के अंदर का जो वातावरण है उसको भी स्वच्छ रख पाए। तो मैं ये बात जरूर बताना चाहूँगी कि जो अंदर पौधे लगाए जाते हैं वो सिर्फ सुंदरता के लिए ही नहीं लगाए जाते, बल्कि इसका असली रोल वो है कि ये पॉल्यूशन को भी कंट्रोल करते हैं। कुछ हमारे पास ऐसे पौधे भी हैं जो पॉल्यूशन को, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड होगी, कार्बन मोनोऑक्साइड होगी, कुछ ऐसी गैसेस हैं जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही इंजूरियस हैं, उन गैसेस को भी वो कम करता है। और कुछ ऐसे पौधे बताएंगे जो आप घरों में आसानी से लगा सकते हैं और उन पौधों को किस तरह से लगाना चाहिए, किस तरह के उनके लिए हमें गमले चाहिए, कौन से पौधे चाहिए, उनका मिक्सचर किस तरह से बनाना है, तो वो सब जानकारी हम आपको देंगे। हमारे पास दो प्रकार के पौधे होते हैं। कुछ ऐसे पौधे हैं जिनको कि डायरेक्ट सनलाइट की आवश्यकता होती है और कुछ ऐसे पौधे हैं जिनको बहुत कम सूरज की रोशनी चाहिए। तो इस बेस पे हम पौधों को अलग अलग जगह में रखते हैं। जैसे कि कुछ पौधे ऐसे हैं जिनको हम खिड़कियों के पास, जहाँ पे पूरी रोशनी है, या आपकी बालकनीज है, वहां पे रखते हैं। कुछ पौधे ऐसे हैं जिनको हम अंदर रखते हैं जहाँ पे बहुत कम रोशनी की आवश्यकता होती है। तो इस तरह से इसी बेस पे हम जो है पौधों को दो प्रकार से बांट लेते हैं। आमतौर पे जो पत्ते वाले पौधे हैं वो अंदर में आराम से लगाए जा सकते हैं, लेकिन जो आपके फूलों वाले पौधे हैं उनको थोड़ी सी रोशनी की आवश्यकता होती है, उनको हम बाहर बालकनीज में लगा सकते हैं। तो इस तरह से हम पौधों को डिवाइड करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं ये मनी प्लांट है और आमतौर पर शायद सभी लोगों ने ये पौधा अपने घरों में देखा होगा, लगाते हैं लोग। तो आपने देखा होगा कि अगर हम इस पौधे को अगर डायरेक्ट सनलाइट में डाल दें तो इसके पत्ते सूख जाते हैं, इसलिए इसको हम अंदर लगाते हैं। तो इसी तरह से हमारे कुछ और भी गमले पौधे होते हैं जिनको कि हम अंदर ही लगाते हैं। अगर हम उन्हें बाहर ले जाएंगे, जैसे कि आप ये देख रहे हैं इस पौधे को, ये एग्लोनिमा है, ये भी सेम इसी कैटेगरी वाला पौधा है जिनको कि हम अंदर ही लगाते हैं। अगर हम इन्हें बाहर डायरेक्ट सनलाइट में लगाएंगे तो ये पौधा जो है हमारा मुरझा जाता है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं ये पौधा,
ये शेफ ले रहा है और ये ऐसा पौधा है कि ये पूरा साल इसी तरह से हरा रहता है। और इस पौधे को हम आमतौर पे घर के अंदर ही लगाते हैं और अगर बाहर भी लगाना है तो डायरेक्ट सनलाइट में ना लगाएं और इसको आप बाहर की बालकनीज में भी रख सकते हैं और ये पूरा साल इसी तरह से रहता है। अब हम बात करेंगे कि जिन गमले पौधों के बारे में हमने अभी आपको जानकारी दी, अब इन पौधों का रख रखाव किस तरह से किया जाए, इन पौधों के लिए हमें किस तरह के गमलों की आवश्यकता है और उन गमलों में किस तरह का मिक्सचर हमें लगाना चाहिए और पौधा किस तरह लगाना चाहिए, तो उन चीज़ों के बारे में हम अब बताएंगे। कि आप देख रहे हैं इसमें हमारे पास 2 तरह के गमले होते हैं, प्लास्टिक का गमला भी होता है जैसे आप देख रहे हैं ये, और मिट्टी के गमले भी होते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि इसमें जब आप मिक्सचर डालोगे तो सबसे पहले इन गमलों में इस तरह के छेद होना बहुत आवश्यक है। अगर ये छेद नहीं होंगे तो जब हम इन गमलों में पानी देंगे, जब पौधों की सिंचाई करेंगे तो वो पानी गमले में इकट्ठा हो जाएगा और पौधों की जड़ें सड़ जाएंगी। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है कि गमलों के नीचे छेद होना बहुत आवश्यक है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि गमले को मिट्टी से भरने से पहले इसमें छोटे छोटे कंकर या पत्थर हम सबसे नीचे डालते हैं। वो इसलिए डालते हैं कि जो हम गमले में नीचे छेद करते हैं ताकि वो छेद अगर जब हम मिट्टी डालेंगे तो बंद ना हो जाए। इसके बाद हम अब गमले को मिक्सचर से भरेंगे। अब हमने कंकर पत्थर नीचे डाल दिए। तो जिस तरह से आप देख रहे हैं कि हम नॉर्मली इसमें 3 तरह के चीज़ें यूज़ करते हैं, जैसे कि जो लोग घरों में आसानी से उपलब्ध भी कर सकते हैं, जैसे रेत, आपका एक भाग रेत का, एक भाग मिट्टी का और एक भाग गोबर की खाद का। हम इन तीनों का मिश्रण बनाते हैं और फिर उसके बाद इस मिश्रण को अच्छी तरह से मिलाने के बाद गमलों में भर देते हैं। फिर उसके बाद हम इस तरह से इनको गमलों में भरते हैं और जिस तरह से ये भर रहे हैं तो और थोड़ा सा और डलेगा इसमें। और इसके बाद हम क्या करेंगे कि जो पौधा हमें गमले में लगाना है फिर हम उस पौधे को लेते हैं, उसको हम पौधे को लगाते हैं और अच्छी तरह से, ताकि जड़ इसकी अच्छी तरह से नीचे चली जाए। तो इसको फिर उसके बाद हम दोबारा से पौधा लगाने के बाद फिर दोबारा से हम इसमें मिश्रण को भरते हैं और अच्छी तरह से इसको थोड़ा दबा देते हैं, जिस तरह से आप देख रहे हैं। अब हम गमले के पौधों पे किस तरह से हमें पानी देना है, किस तरह उनकी सिंचाई करनी है और कब कब सिंचाई करनी है, इस बारे में थोड़ा बताएंगे। जैसे कि मैंने आपको शायद पहले भी बताया कि जो भी गमलीय पौधा है उसको हमने सीधे डायरेक्ट पाइप से पानी नहीं देना है, जिसकी वजह से क्या होता है कि मिट्टी उसकी बाहर निकलना शुरू हो जाती है। तो हम फुहारे से पानी देते हैं जितने भी आपके गमले वाले पौधे हैं। और दूसरी बात यह है कि अगर आप गर्मियों वाले दिन है, गर्मियों में हम जो है इनका पानी एक दिन छोड़ के पौधे में पानी देते हैं। और अगर सर्दियां हैं तो सर्दियों में आप हफ्ते में 2 बार भी पानी देंगे तब भी चलेगा। इसलिए पानी की फ्रीक्वेंसी या कितना पानी देना है ये आपका मौसम के हिसाब से ज़रूरी है। अब हम सबसे लास्ट में, जब हमारा पौधा एकदम मिश्रण में लग गया, जब हमारा गमला एकदम तैयार हो गया, फिर उसके एकदम बाद हम लोगों को इस तरह से किसी फुहारे से धीरे धीरे करके पानी देना है। तेज पानी, कोई पाइप का इस्तेमाल नहीं करना है, जिसकी वजह से क्या होगा कि अभी हमने नया पौधा लगाया है तो उसकी जड़ें जो हैं डिस्टर्ब हो जाती है, मतलब जड़ें जो है इसकी जड़ों में एकदम से पानी चला जाता है, तो जिसकी वजह से जड़ें पकड़ना, मिट्टी में पकड़ना मुश्किल हो जाता है। इसलिए हम लोग धीरे धीरे पानी देते हैं इसमें। जिस तरह से हमने आपको इन गमलीय पौधों की जानकारी दी, किस तरह से इन पौधों के हम गमले बनाते हैं, किस तरह इसमें मिश्रण बनाते हैं और किस तरह से इसकी सिंचाई करते हैं, तो कुछ ऐसी बातें हैं जिन चीज़ों को ध्यान में रखना बहुत ही आवश्यक है। जैसे कि जब आप पौधा लगा देते हैं उसके बाद कुछ ऐसा होता है कि पौधे के नीचे वाले जो पत्ते हैं वो पीले पड़ जाते हैं, तो हमें समय समय पर वो पीले पत्तों को निकालते जाना है। और उसके बावजूद इवन कई बार क्या होता है कि आप देखेंगे आमतौर पे तो इन पौधों में बीमारियां कम आती हैं घरों में, लेकिन अगर आपको लगता है कि उसमें कोई बीमारी आ रही है या कोई फंगस लगी है या कोई इंसेक्ट है, तो आप क्या है कि कोई भी फफूंदनाशक या कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव भी समय के साथ कर सकते हैं। लेकिन मैं तो यही कहूँगी कि अंदर वाले पौधों में इन चीज़ों का कोशिश करें कि कम से कम इस्तेमाल करें। हिमाचल प्रदेश के लिए पॉली हाउस बनाने के लिए योजनाओं और कुल अनुदान पर जानकारी दे रहे हैं इस संस्थान के निदेशक डॉक्टर YC गुप्ता। यह परियोजना राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत वर्ष 2010 में हमें केंद्र सरकार द्वारा 5 करोड़ की अनुदान दिया गया। इसके अंतर्गत 1 हेक्टेयर एरिया फूलों की खेती के लिए, जो कि स्पेशली एक्सपोर्ट के लिए तैयार किया गया है। इस परियोजना में गुलाब, कार्नेशन, एल्स्ट्रोमेरिया,
एवं जरबेरा की खेती की जा रही है। और इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य किसान भाई जो फूलों की खेती कर रहे हैं उनको खूब प्रशिक्षित करके निर्यात के लिए फूल कैसे तैयार किए जाते हैं और समय समय पर उसमें क्या क्या क्रिया की जाती हैं और विशेषकर पुष्प कटने के बाद उनको कैसे रख रखाव करें, उनको कैसे काटें, उनकी पैकिंग कैसे करें, डिब्बाबंदी कैसे करें और उनको वातानुकूलित वाहन द्वारा उपयुक्त मंडियों में कैसे पहुंचाया जाए, ये सब जानकारी दी जा रही है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य ये है जो पुष्प उत्पादक है हिमाचल प्रदेश के, उनको निर्यात के लिए कैसे प्रशिक्षित किया जाए। हिमाचल प्रदेश से भी फूलों का निर्यात हॉलैंड, इंग्लैंड, यूएसए, सऊदी कंट्रीज, जापान, चाइना को हो, इसमें इनको प्रशिक्षित किया जाएगा। और जैसे कि हमारे पास बहुत ही अच्छी जलवायु है, ज़मीन सस्ती है, लेबर का भी ठीक ठीक हमें मिल रही है, इन सब चीज़ों को जोड़ के अगर हम निर्णय लें कि फूलों की खेती को अपनाएं। मैंने पहले भी कहा है कि हिमाचल प्रदेश में वर्ष 1990 में फूलों की खेती के अंतर्गत 5 हेक्टेयर एरिया था जो आज बढ़कर 913 हेक्टेयर हो गया है और 100 करोड़ का हिमाचल प्रदेश में प्रति वर्ष इसमें पैसा कमाया जा रहा है। सरकार के प्रयासों से और हमारे वैज्ञानिक अनुसंधानों से किसानों को लाभ पहुंचे, यही इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य है। और क्योंकि ये परियोजना का जो लगाने का समय था थोड़ा बढ़ गया, लेकिन 3 महीने के अंदर अंदर हमने इसको कवर कर लिया है और अब किसान भाइयों को इसमें प्रशिक्षित किया जाएगा और उनको खूब लाभ मिले, यही इस परियोजना का उद्देश्य। ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे हैं महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। उठापटक सियासत की हो या हो खेल की, हरित क्रांति से दुग्ध क्रांति, शहरीकरण से वैश्वीकरण, रहा हमेशा खबरों में। अकड़ है, नजाकत भी, दिलदार भी है, दमदार भी है, यहाँ अपराध का साया, विरोध के गुबार भी। ये है हरियाणा एनसीआर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। मधुमक्खी पालन व्यवसाय की सफलता उसके देखरेख पर निर्भर करती है। इस समय बरसात का मौसम चल रहा है, जिसके कारण मधुमक्खी के शत्रु कीटों का आक्रमण होने की संभावना ज्यादा हो जाती है। इसलिए जरूरी है कि मधु बक्सों और मधुमक्खियों को बचाने के लिए इन शत्रु कीटों की रोकथाम की जाए। इसकी जानकारी के लिए हमने संपर्क किया एक विषय विशेषज्ञ। जैसा कि इस समय बरसात का सीजन है, मधुमक्खियों के लिए ये सीजन सबसे ज़्यादा कष्टकारी होता है। इसी समय मौन पालकों को सबसे अधिक देखरेख की आवश्यकता पड़ती है। इस समय मधुमक्खियों में कई प्रकार की बीमारियां और भोजन का अभाव और बाहरी शत्रुओं का आक्रमण भी सबसे अधिक देखा जाता है। तो ऐसी स्थिति में ही मधुमक्खियों की देखरेख सबसे अधिक करने की आवश्यकता होती है। सबसे मुख्य आवश्यकता यह है कि मौन वंशों में समय समय पर साफ सफाई की विशेष व्यवस्था करें। उसके साथ साथ जहाँ पर बर्रे या मौमी पतंगे आदि का प्रकोप अगर दिखाई दे रहा है तो उसकी भी साफ सफाई समय पर करें। इसके अलावा जो भी यानी कि मॉन्चर अगर उपलब्ध हैं उन्हीं के अनुसार, जैसे कि साज वगैरह में इस समय बरसात में थोड़ा नेक्टर मिलता है, उसमें मधुमक्खियों को रखा जा सकता है। अगर जहां इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है तो वहां पर आप कृत्रिम भोजन के द्वारा मधुमक्खियों को हमेशा सुदृढ़ बनाए रखें।
इसके लिए ये आवश्यक है कि मौन वंश के अंदर पर्याप्त मात्रा में कृत्रिम भोजन होना आवश्यक है। अगर मधुमक्खियों के पास आवश्यक मात्रा में भोजन नहीं होगा तो ऐसी स्थिति में मधुमक्खियों की संख्या निरंतर घटती चली जाएगी और धीरे धीरे ये स्थिति इतनी भयानक हो जाती है कि धीरे धीरे मौन वंश समाप्ति की ओर आ जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये ज़रूरी है कि मौन वंशों को समय समय पर उसका जब भी मौसम साफ हो तो उसका साफ सफाई का ध्यान रखें और उसमें अगर अतिरिक्त छत्ते हैं तो उन छत्तों को हटा करके अलग कर दें और उनको सुरक्षित स्थानों पर जैसे कि पॉलीथीन की थैली के अंदर लपेट करके ऐसे सूखे वाले स्थानों पर उसको रख देना चाहिए। अगर ऐसे स्थानों पर अगर आप मौन वंशों के अंदर अगर छत्ते पड़े रहेंगे तो इसमें मोमी पतंगे का प्रकोप बहुत तेज़ी से होता है और जिससे मौन वंश धीरे धीरे पहले तो खाली छत्तों में मोमी पतंगा आता है और उसके बाद धीरे धीरे उसमें अंडा देने के बाद पूरा मौन वंश के अंदर ये पतंगे का प्रकोप शुरू हो जाता है। तो इससे यह है कि समय पर इनकी साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखें। उसके अंदर किसी भी दशा में खाली छत्ते फ्रेम में न रखें। मौन गृह के अंदर उतने ही फ्रेम रखें जितने को मधुमक्खियाँ पूरी तरह से कवर करें यानी ढके हुए हों। इसके अलावा जैसे कि साफ़ सफाई का है, इस समय बरसात अधिक होने के कारण जिस भी क्षेत्र में मधुमक्खियाँ रखी रहती है तो वहाँ पर नमी का प्रकोप बहुत ज़्यादा होता है और नमी के अगर मौन गृह के अंदर अगर नमी रहती है तो ऐसे उसमें मौन वंशों में कई प्रकार की बीमारियाँ आने का भी खतरा रहता है। जैसे कि फॉल ब्रूड है, फॉल ब्रूड का प्रकोप भी इस समय मधुमक्खियों के अंदर खासतौर पर एपिसेरेना इंडिका और भारतीय मौन में ये देखा जाता है। इसमें इसकी जो मुख्य पहचान है कि सेल खुले हुए दिखाई देते हैं और उसमें यह है कि अगर उसमें इस प्रकार का प्रकोप दिखाई दे रहा है तो उन छत्तों को का उपचार करने के लिए उसमें मौन वंशों में टेरामाइसिन नामक दवा का 250 से 400 मिलीग्राम प्रति 5 लीटर चीनी के शरबत के साथ दिया जाना चाहिए और ये यानी कि मौन वंशों की आवश्यकता के अनुसार यानी कि जैसी उनकी आवश्यकता है उसके अनुसार दिया जाना चाहिए। दूसरी बात, इस समय जो है मौन वंशों को कृत्रिम भोजन की भी अधिक आवश्यकता होती है। तो बाहर यानी कि वर्षा के कारण नेक्टर और पराग पूरी तरह से धुल जाता है तो इसकी पूर्ति के लिए इस समय उनको कृत्रिम भोजन के रूप में चीनी का शरबत दिया जाता है कि जिसमें भी चीनी का शरबत बनाया जा रहा है उसको उबाल करके पानी को अवश्य उबाल लें, क्योंकि इस समय बरसात होने के कारण पानी में कई प्रकार के जीवाणु रहते हैं जिसके कारण पानी गंदा रहता है और जिससे मधुमक्खियों में बीमारी फैलने की ज़्यादा संभावनाएं रहती है। तो इसलिए यह है कि मौन वंशों को यानी कि पानी को उबाल करके उसमें कि चीनी को लकड़ी की सहायता से धीरे धीरे उसको घोलते रहें और उससे जब ये पूरी तरह से घुल जाता है उसके बाद इसको ढक करके कोई सुरक्षित स्थान पर रख देना चाहिए। जब पूरी तरह से ये ठंडी हो जाए तो उसके बाद कृत्रिम भोजन को शाम के समय मौन वंशों के अंदर देना चाहिए और मौन वंशों को देते समय भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी दशा में कृत्रिम भोजन मौन गृह के आसपास बाहर न गिरे और इससे अगर कृत्रिम भोजन अगर बाहर गिरेगा तो इससे चींटियां उसके अंदर चींटियों को ये अंदर घुसने का मौका मिल जाएगा और जिससे अंदर अगर मधुमक्खियों के अंदर चींटियां और अन्य दूसरे मौन वंश भी उसके अंदर आ करके उसमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो इसलिए कृत्रिम भोजन देते समय विशेष सावधानी रखें और इस बात का ध्यान रखें कि उसको कम से कम हफ्ते में 500 ग्राम प्रति मौन वंश की दर से चीनी का शरबत दिया जाना चाहिए। और इसमें यह है कि जब तक उसमें पूरी मात्रा में अगर समय समय पर चीनी का शरबत देते रहेंगे तो इससे मधुमक्खियों की जो अंडा देने की गति है वो बरकरार रहेगी और जिससे लगातार मधुमक्खियां अंडा देते रहेंगी और जिससे मधुमक्खी की संख्या में गिरावट नहीं आएगी। और इसी समय जैसे कि ततैया आदि बर्रे या अंगलार बिस्नार का प्रकोप भी मधुमक्खियों में सबसे अधिक देखा जाता है। तो इस समय इसके यह है कि बचाव के लिए, क्योंकि मधुमक्खियों की संख्या बरसात के कारण एक तो वैसे ही बहुत कम उसके पर जो गति होती है बढ़ने की मौन वंशों की वो काफ़ी धीमी हो जाती है और रानी के अंडे देने की गति भी काफ़ी धीमे रहती है। और इसमें जो है कि अगर जितने भी मधुमक्खियाँ पैदा होती है और अगर उसके आसपास में अंगलार बिस्नार का अगर प्रकोप ज़्यादा है तो ऐसी स्थिति में जितने भी मौन वंश के जो बढ़ने की बजाय वो धीरे धीरे उनकी मौन वंशों की क्षति अधिक हो जाती है। तो इसमें यह है कि उसमें मौन वंशों के बचाव के लिए आसपास जो भी ततैया आदि के जो छत्ते हैं इन छत्तों को जला करके नष्ट कर देना चाहिए और उसके अलावा जो मौन गृह के आसपास जो भी मौन बर्रे आदि आते हैं तो उनको मार करके उसको ख़त्म कर देना चाहिए।
किसान भाइयों, अगर पशुओं के आहार की बात की जाए तो उसमें हरे चारे को प्राथमिकता दी जाती है और हरे चारे में ज्वार एक पौष्टिक आहार है। इसलिए हमारे जिन किसान भाइयों ने अपने खेतों में ज्वार की फसल लगा रखी है, उनकी फसल में बरसात के चलते कुछ जरूरी कार्यों को करने एवं कुछ सावधानियां रखने की जरूरत होती है, तभी आप अच्छी पैदावार ले सकते हैं। इसी पर विस्तार से जानकारी दे रहे हैं एक कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर संदीप तोमर। तो ये बुवाई के बाद हम देखें कि जो शस्य क्रियाएं की जा सकती हैं, उसमें सबसे पहले बात आती है कि फसल के लिए उचित पोषक तत्वों का प्रबंधन किया जाए। पोषक तत्व है, हम कहते हैं कि बुवाई के समय फास्फोरस और पोटास की संपूर्ण मात्रा और नाइट्रोजन की 1/3 मात्रा उस समय बुवाई के समय बेसल ड्रेसिंग जो आधार ही कहते हैं उस समय दे देना चाहिए। शेष बची हुई जो नाइट्रोजन की मात्रा है उसे 2 बार में छिड़काव करें। एक बार में जैसे ही हम देखें कि फसल आपकी लगभग 1 महीने की हो गई है और उसमें यदि बारिश नहीं होती है तो सिंचाई करके आप उसमें नाइट्रोजन की 1/3 मात्रा को छिड़काव कर दें। शेष बची हुई नाइट्रोजन की जो 1/3 मात्रा है उसको जब फसल आपकी लगभग 50 दिन की हो जाए उस समय उपयोग कर दें तो निश्चित तौर पर देखेंगे कि अच्छी बढ़वार करेगी और अच्छी ग्रोथ वाली फसल होगी, जिससे कि अच्छा उत्पादन मिलेगा। दूसरी बात हम खरपतवार नियंत्रण की करते हैं, क्योंकि खरीफ की जो फसल होती हैं बारिश होने की वजह से और ये इसकी जो बुवाई है हम देखते हैं कि 30 से 45 सेंटीमीटर लाइन से लाइन की दूरी रखते हैं, तो इसमें भी खरपतवार बहुत होते हैं। आपने जो देखा होगा सकरी पत्ती वालों में शामक है बहुत है और विभिन्न तरह की मकड़ा घास है जो घासें प्रभावित करती हैं, और चौड़ी पत्तों में कना है, लहसुआ है, हुल है, जो विभिन्न तरह के खरपतवार हैं वो इसको प्रभावित करते हैं। तो इनके नियंत्रण के लिए बुवाई के समय या तो आपने पेंडीमेथ्रिन 3.3 लीटर प्रति हेक्टेयर हिसाब से उपयोग किया होगा बुवाई के दूसरे दिन। यदि ये नहीं कर पाए हैं तो हम कहते हैं कि इसमें 1 से 2 निराई गुड़ाई की आवश्यकता पड़ती है। पहली निराई गुड़ाई जब फसल आपकी 25 से 30 दिन की हो उस समय कर देना चाहिए, और दूसरी की यदि आवश्यकता महसूस होती हो तो 40 से 45 दिन पर करें, तो निश्चित रूप से खरपतवारों से फसल मुक्त रहेगी और अच्छा उत्पादन प्राप्त होगा। इसके बाद देखें कि जल की आवश्यकता के अनुसार इसमें खरीफ की फसल होने से यदि बारिश सही समय पर होती रहती है तो आवश्यकता नहीं पड़ती है। यदि बारिश नहीं होती है तो फसल को हम देखें कि जैसे ही दोपहर के समय कुछ पत्तियां मुरझाने सी लगें तो इस मीन फसल को जल की आवश्यकता है और आप निश्चित रूप से सिंचाई कर दें। तो इस तरह से बारिश न होने पर 10 से 15 दिन के अंतर पर मिट्टी की दशा के अनुसार आप इसमें सिंचाई करें। दूसरा हम देखते हैं कि जो प्रारंभिक अवस्था रहती है, जैसे फसल आपकी 1 महीने तक की है, जल भराव से ज़्यादा प्रभावित होती है। तो इस दशा में हम इसमें जल भराव न होने दें, जल निकास की समुचित व्यवस्था करें, जिससे कि फसल आपकी अच्छी हो और अच्छा उत्पादन मिले। इसी के साथ साथ हम देखें कि जो हमारी ये अवस्था है 35-40 दिन की फसल की, उस समय शुरू में देखें तो एक कीड़ा आता है जिसे कंसुआ भी किसान कहते हैं, अर्ली सूट बोरर जिसे हम कहते हैं, कि शुरू में ही ये ज़मीन की बराबर से सतह से तने में प्रवेश कर जाती है इसकी सुंडी, और वो सुंडी अंदर ही अंदर खाती रहती है, अपनी बीट करती रहती है, जिससे कभी कभी आप पौधे में देखेंगे कि चींटे से बढ़ते हैं तो वो उसी को खाने के लिए जाते हैं और ये तने को अंदर समाप्त कर देती है। आप देखेंगे, देखिए किस तरह से ये अंदर में छेद कर रखे हैं, या कभी कभी आप देखेंगे पौधा जब बड़ा होता है पत्ती निकलती है उसमें बहुत छेद से दिखते हैं, तो उसी से प्रभावित रहती है, इसीलिए उसमें छेद हैं। या ज़्यादा प्रभाव होता है तो वो पूरा का पूरा पौधे को ही समाप्त कर देती है। तो इसके नियंत्रण के लिए जो हल्के कीटनाशक हैं जैसे कार्बोफ्यूरान 3G इसको डाल दीजिए। इसका ज़्यादा दिन तक प्रभाव नहीं रहता है, और जो ज़्यादा दिन तक प्रभाव रखते हैं तो ये वो ठीक नहीं मानते हम, जैसे कि कार्टाफाइडोक्लोरा डाल सकते हैं आप, और जो फटेरा है उसको इसमें नहीं डालना चाहिए, क्योंकि खाद्यान्न फसल है वो गन्ने में तो ठीक है परंतु इस फसल में उपयुक्त नहीं है। इसमें जो जल्दी से जल्दी इनका प्रभाव खत्म हो वही डालना चाहिए, क्योंकि कीड़े का भी इनिशियल अवस्था में प्रभाव होता है, जब फसल आपकी 2 महीने की हो जाएगी फिर ये कंसुए का प्रभाव नहीं होता है। आगे और भी है कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और कमर्शियल ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। बात हरियाणा की, न्याणा की, स्याणा की, गांव की हो या शहर की, मंत्री की हो या संतरी की, हर छोटी बड़ी खबर देखिए आपकी अपनी बोली में।
देखिए मारी बोली मारी खबर हर रोज शाम 6 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या दो महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। जैसा कि आपने देखा होगा कि जो मैंने अपना प्रेजेंटेशन बताया था उसमें हमने बताया कि अगर 2025 की हम बात करें, आज से 10 साल बाद हमारे पूरी दुनिया की पॉपुलेशन कितनी होगी। जैसे अभी ऑलरेडी हम लोग 8 मिलियन पॉपुलेशन को क्रॉस कर चुके हैं और ये जो 2025 है इसमें 9 बिलियन पीपल हो जाएंगे। इंडिया इसमें टॉप ऑलरेडी करेगा। अभी चाइना के बाद आते हैं हम, लेकिन हम चाइना को भी क्रॉस कर जाएंगे 2025 तक। तो इतनी सारी पॉपुलेशंस के लिए हमारे पास लैंड जो है वो लिमिटेड है। हमें उसी लैंड में अपनी उपजाऊता बढ़ानी है, क्रॉप बढ़ानी है, ईल्ड बढ़ानी है। तो वो कैसे करेंगे? जब तक नई टेक्नोलॉजी नहीं आएगी तब तक हम ये चीज़ नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर जेनेटिकली इंजीनियरिंग मॉडिफाइड क्रॉप्स जो हैं वो मेजर रोल प्ले कर सकती हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि अभी 28 कंट्रीज़ जो हैं वो GM क्रॉप्स पे काम कर रही हैं ऑलरेडी और ग्रो कर रही हैं, कमर्शियली ग्रो कर रही हैं, जिसमें 20 जो हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं इंक्लूडिंग इंडिया, और हमारा देश जो है चौथे नंबर पे आ रहा है अभी। तो GM की उपयोगिता हम देख ही रहे हैं। पिछले 2002 में इंडिया में GM कॉटन आ चुका है और इतनी तेज़ी से इसमें प्रोग्रेस हो रही है इसको लगाने के लिए, और इसमें प्रोडक्शन जो बढ़ रहा है और दुनिया में हम फर्स्ट नंबर पे हैं BT कॉटन में। इसका मतलब ही यही है कि ये हमारी देश के लिए बहुत उपयोगी है, हमारे किसानों के लिए बहुत उपयोगी है यह टेक्नोलॉजी, और हमारे देश को आगे बढ़ना है तो टेक्नोलॉजी को हमें अडॉप्ट करना ही पड़ेगा। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। धान की फसल में पोषक तत्वों के प्रबंधन पर जानकारी। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता ETV हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है annadatar.hp@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010845999 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर इसी वक्त आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं ETV न्यूज हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, खबर ही जीवन है।